नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी नए टॉपिक के साथ एसएसबी ट्यूटोरियल्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने लिखा कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन करिए 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी गूगल प्लस पर। वैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है ये कोई एसएसबी के लोगों ने नहीं बनाई है, ये कोई कॉमन आदमी था, उसने रिसर्च कर बनाई है। साइकोलॉजिस्ट था वो, उन्होंने बनाई है ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी। देखिए, ये कोई कॉमन ही क्वालिटीज़ है जो सब में ही होती है ज़्यादातर, लेकिन आप जिसमें नहीं है वो इनकलकुलेट करें अगर, तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। ठीक है, तो चलो हमने सोचा एक वीडियो बना ही देते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो लोगों ने लिखा है तो आपके लिए ही बनाता हूँ मैं ये सब। तो इसलिए मैंने एक सोचा कि इन पर एक बना दूँ। मेरी राइटिंग को ज़रा ज़्यादा गंदी मत समझना, ऐसी है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस ये तो एक अच्छी क्वालिटी है जो एसएसबी में यूज होती भी है। देखा होगा आपने OER टेस्ट जो होता है वो इसी पर बेस्ड होता है। ये है ना जो दोनों, इन दोनों पर ही बेस्ड है OER टेस्ट, इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, अब इस दोनों को हम, अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब आप क्विजेज वगैरह जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। देखिए, ऑनलाइन जो क्विज वगैरह होती है, ऑनलाइन क्विजेज होती है जो आप अगर उनमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, आप अच्छे अच्छे क्यूब्स वगैरह सॉल्व करें, तो ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती हैं। और ये आपको करनी भी चाहिए। ये सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं, हर जॉब इंटरव्यू में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस इन पे बेस्ड आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मतलब ये कोई इवेंट वगैरह को ऑर्गेनाइज करने वाला काम है। मतलब आप कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के लिए आप स्टेज शोज वगैरह में पार्टिसिपेट करिए अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में, जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजर का काम दिया जाए। आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सिचुएशन को, हर एक तरीके को अच्छे से। तो इसलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन तो हम इंडियन में वैसे होती है, कैसे अपनी बात को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप जनरली बोल रहे हैं तो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ठीक से, लोगों को आपकी बात समझ आ रही है। ठीक है, जैसे आप और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको मेरी बात अगर समझ आ रही है तो मेरी पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी है। ठीक है, उसके बाद आता है सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि कितने आप सोशल हैं, भाई FB चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, नहीं, वो सोशल नहीं। आप लोगों से कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सोशल अडेप्टेबिलिटी। हर तरह के लोग से आप बात कर पा रहे हैं, चाहे आपको वो अच्छे लगे चाहे बुरे लगे। एक ऑफिसर होता है जो, उसको हर तरीके बंदों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सोशल अडेप्टेबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। अब सोशल अडेप्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो? सोशल अडेप्टेबिलिटी, आप लोगों से बात करें, ठीक है, उनके साथ बैठे उठे, उनकी जानकारी लें उनके बारे में, तो आप उनसे बात कर पाएंगे। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे उनसे बहस करिए, फालतू की बहस मत करिए, अच्छे टॉपिक्स पर बहस करिए। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन होता है, अच्छा टॉपिक है एक और। कोऑपरेशन होता है आप कितने लोगों से कोऑपरेटिव है। ठीक है, मतलब कितने लोगों के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं सिचुएशन में। एक ऑफिसर को भी ऐसे ही करना होता है, हर सिचुएशन में हर बंदे के साथ कोऑपरेट करना होता है। ये दोनों अगेन फिर इंटरलिंक्ड है। ठीक है, सोशल अडेप्टेबिलिटी और कोऑपरेशन, कितना आप कोऑपरेट कर पा रहे हैं, हर इवेंट में भी कोऑपरेशन आपकी होनी चाहिए। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपके घर से ही आती है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उस हिसाब से ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितने आप रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है, ठीक है, आप उसको नहीं करते हो, तो आप इस क्वालिटी में लैक करें। ठीक है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अच्छे से उस काम को निभा रहे हैं, आपके अंदर जोश है, आप उसको निभा पा रहे हैं, तो ये क्वालिटी आपकी अच्छी है। इनिशिएटिव, ये तो आपको चाहिए एसएसबी क्रैक करने के लिए। ठीक है, इनिशिएटिव,
इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पे एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ कि हम जैसे कोई भी जीडी चालू हो रखा है, ठीक है, उसमें कोई सारे डर रहे हैं, कोई मुश्किल टॉपिक है, कोई बोल नहीं पा रहा स्टार्ट करने में, तो आपको इनिशिएट करना है वहाँ पर, ठीक है। एक ऑफिसर भी ऐसे ही करता है, डरता नहीं है कभी भी किसी चीज़ से एक ऑफिसर, ठीक है। तो उसको इनिशिएट करने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं उस चीज़ पर, इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इस पर मैं टिक मार्क जिन पे लगा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको थोड़ा काम करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पर एक मेजर रीज़न जो होता है स्क्रीन आउट्स का, वो यही होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। हम स्क्रीनिंग के दौरान जो होता है ना, स्क्रीनिंग के टाइम पर जो वहाँ पर जब नरेशन होती है तो कई बंदे बोल ही नहीं पाते हैं, घबराहट से उनकी धड़कनें तेज़ हो रही है, नर्वसनेस मुंह पे आ रही, पसीने छूट रहे हैं, कुछ बोल ऐसे कर रहे हैं, तो उनको उससे पता लग जाता है एसेसर्स को कि हाँ भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल भी जीरो है, इसको कहाँ से हम ऑफिसर बना लेंगे, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए हर बात पर। ये वॉर टाइम्स में भी बहुत अच्छी बात है, जैसे एक ऑफिसर है वो वॉर टाइम्स में गया है, ठीक है, तो उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। दोस्तों ये लाइट ज़रा चली गई है, मैं आपसे 2 मिनट में मिलता हूँ। चलो दोस्तों, फिर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस तक पहुंच चुके थे। मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा था। सच सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वॉर टाइम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप वॉर टाइम्स में एक ऑफिसर हो और आप जवानों की फौज को लीड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा डिसीजन में, तो ये अगेन दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि आप अगर ये डिसीजन अच्छा है कि ये गलत है, आपको खुद को नहीं पता और आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ठीक है, खुद पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जवान आपकी बात क्यों सुनेंगे, ठीक है ना। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, हाँ भाई पूरा जोश है, तो फिर आपकी जवान बात सुनेंगे भी कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है यार इस बंदे को अपने ऊपर, ठीक है ना। ये एसएसबी से भी बहुत रिलेटेड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यार हर तरीके में रिलेटेड है, हर जॉब इंटरव्यू के लिए रिलेटेड है, ना कि कल एसएसबी के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा कि जब बंदा जब लेक्चरेट दे रहा है, आपने जब देखा हो उसकी टांगे कांपती हैं, कभी हाथ हिल रहे हैं, कभी नर्वस हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो ये वही दिखाता है लोगों को कि आप अच्छे नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे गलत बोल रहे हो यार, फिर क्या हो गया, चाहे नहीं अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, तभी बंदा इन्फ्लुएंस होगा आपके ऊपर, ठीक है ना। और आप कितनी जल्दी डिसीजन मेक करके उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मतलब डिसीजन लेकर आप कॉन्फिडेंस लेवल शो करते हैं अपना, तो फिर आपको असेसर 110% रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आप इंटरव्यू में भी देखा होगा आपने, ऑफिसर आपके साथ हाथ मिलाता है, ठीक है, वो हाथ पता है क्यों मिलाता है, आपके जैसे 1000 बंदे आते हैं उसके पास, वो आपसे क्यों हाथ मिलाना चाहेगा, वो हाथ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जब हम अंदर जा रहे हैं तो हमारे पाम्स में ना यहाँ पर पसीना आ रहा होता है, ठीक है, नर्वसनेस की वजह से। आप बाहर बैठे हो, आप नर्वस हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान मुझे करवा दे, मेरे एसएसबी क्रैक करवा दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। पसीना होगा, आप हाथ मिलाओगे, 2 मिनट में जज कर लेगा आपके हाथ में मॉइस्चर है, ठीक है ना। ये मजाक नहीं है, सीरियस बात बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मजाक कर रहे हैं, नहीं, सीरियस पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। वो इसीलिए आपसे हाथ मिलाता है, उसको कोई शौक नहीं है कितने गंदे मंदे हाथों से आप मिलाना, उन्हें हाथ सुबह से आप रगड़ रहे हो, वहाँ पर नहाते भी नहीं है कई लोग तो एसएसबी में, ठीक है ना। तो ये इसलिए यूज होता है। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रादर, ठीक है। स्पीड ऑफ डिस्कशन मेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अब बंदे में मतलब कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके अंदर जल्दी से डिसीजन लेना ही लेना है, अगर वो उसमें ज़्यादा टाइम लगाएगा तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा, ठीक है। उन्होंने ये जज करना है, जो आपने टैट वैट देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर ये स्पीड ऑफ डिस्कशन मेकिंग ही तो देखते हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। वो यही देखते हैं ना कि कितनी जल्दी डिसीजन लेता है आपका। जो ये टैट में कैरेक्टर होता है ना, वो मेन कैरेक्टर आप हो, ठीक है, वो ये जज करता है साइकोलॉजिस्ट, आप मेन कैरेक्टर आप हो और आप उस कम टाइम लिमिट में
कैसा उसको बनाते हो, क्या वो करता है, वो इसमें आता है, इस क्वालिटी में आता है, स्पीड ऑफ डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसिंग पावर। इन्फ्लुएंसिंग पावर का मतलब ये होगा कि आप कितना लोगों के ऊपर छाप छोड़ पा रहे हो अपनी बातों से। ठीक है, एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आप कितना लोगों के ऊपर प्रभाव डाल पा रहे हो, कितना लोगों के ऊपर छाप डाल पा रहे हो। कि अगर पीठ पीछे ही बंदा अगर आपके बारे में बोले ना, वह बोले यार छाप छोड़ गया ये बंदा तो दिमाग पर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग पावर के बाद आपका आता है लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब ये होता है कि कितने आप लोगों से अच्छे से रिएक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, लाइवलीनेस मतलब कि आप कितने मतलब सोशल है लोगों के साथ, कितना आप दोस्तों के साथ अपने बात कर पाते हैं, कितना उनको अच्छे से हंसा पाते हैं, कितना उनके साथ मतलब इंटरेक्ट कर पाते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि यार अगर वो बंदा नहीं है तो ग्रुप अधूरा है उसके साथ में। ठीक है, ये आपका कहाँ चेक होता है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये आपका देखा होगा आपने कमांड टास्क में, जब जीटीओ आपको बोलता है दूसरे बंदे को कि यहाँ पर कोई और बंदा बुला लीजिए अपनी हेल्प करने के लिए, तो अगर आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाते हैं ना, तो जीटीओ को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइवली है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है लोगों के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश करिए एसएसबी में अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाए। ठीक है ना, और वैसे भी ये होनी चाहिए लाइवलीनेस, खुश रहना चाहिए आदमी को, लोगों को भी इंटरेक्ट करे, हंसाए लोगों को। ठीक है ना, अपने दोस्तों वगैरह को, उनके आपको लगना चाहिए आपके दोस्तों को कि यार अगर ये बंदा नहीं है ना, इसके बगैर हमारा मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये अच्छी क्वालिटी है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन तो यार क्या बोलूं उसके बारे में। डिटर्मिनेशन तो यार अंदर से आती है खुद में, कि हाँ भाई 5 बार रिजेक्ट होने के बाद भी लड़का दोबारा आ रहा है एसएसबी देने और इम्प्रूवमेंट करके आ रहा है। ठीक है, कितना उसके अंदर जोश है, सिलेक्ट होने का कितना जोश है उसके अंदर कि हाँ भाई मतलब यही जिंदगी है आर्म्ड फोर्सेज की, इधर ही जाना है मैंने। ठीक है, अगर ये आपने शो कर दिया एसएसएस को, तो फिर आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होगी ना वो भी निग्लेक्ट हो जाएंगी, अगर आपने ये क्वालिटी शो कर दी। और ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ये दोनों, डिटर्मिनेशन और करेज। ठीक है, करेज हो गया आपका ये डिटर्मिनेशन। सच डिटर्मिनेशन और करेज, आप थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, इंप्रूव करने की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। आप थोड़े YouTube को अच्छे वे में इस्तेमाल करिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखें YouTube पर, डेली मूवीज देखें। YouTube भरा हुआ है यार इन चीज़ों से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आजकल तो जियो है आपके पास, 31 मार्च तक हो गया न्यू ईयर ऑफर, चलो उसको छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ें, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए, करने की चाह कुछ होनी चाहिए, हाँ भाई इस बात तो क्रैक करना है। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए जरूर। करेज, करेज तो ये तो मतलब इंडियन में होता ही है ज़्यादातर, और नॉर्थ इंडियन में तो बहुत होता है। नॉर्थ इंडियन में करेज मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात। हाँ भाई अगर 10 लोग बैठे हैं ना, तो उसके अंदर चाहे 5 रिकमेंडेड भी है, ठीक है, अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो रखना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि घबरा जाना यार 5 रिकमेंडेड पहले है मैं क्या बोलूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना आपने। अगर पॉइंट ऑफ व्यू आपका देना ही देना है अपने ग्रुप डिस्कशन में, अगर आपके साथ रिकमेंडेड है या फ्रेशनर है, जो मर्जी है, आपने घबराना किसी से नहीं है। ठीक, घबराना किस बात का यार, इंसान ही तो है सामने वाला बंदा। ठीक है ना, तो आपने अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है ग्रुप डिस्कशन में। पहुंच चुके थे स्टैमिना पर। देखिए दोस्तों, स्टैमिना यहाँ पर 2 तरीके का होता है। एक तो हो गया आपका फिजिकल, एक हो गया आपका मेंटल। ठीक है, फिजिकल तो आपका चेक होता है आपका इंडिविजुअल में, ऑब्स्टिकल में, आईओ में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होती है। एक हो गया आपका स्नेक रेस में, जो आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क होता है, वहां पर चेक हो गया। ठीक है, थोड़ा माफी चाहूंगा अपनी राइटिंग की वजह से। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होती है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आती है 10 से 15% लोगों को, क्योंकि 80 to 90% लोग तो एसएसबी में जाते हैं वो फिट आते हैं, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो पहले ही, ज़्यादातर इंडिया में ऐसे ही है, सिविलियन बहुत कम होते हैं जो लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और जो फौजी ये बच्चे होते हैं वो पहले ही फिट होते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि एक फौजी का लड़का अनफिट है। ठीक है, क्योंकि उनके फादर ट्रेन करते हैं उनको, तो फिर वो तो
मोटा होने की तो बात ही कुछ और है, ठीक है ना। तो जो आयु जो मैं उन मेरे भाइयों के लिए बताना चाहूँगा, जो 10 से 15% लोग वो क्या करें, ठीक है, वो ऐसा करें 1.5-2 महीने पहले कोई अच्छा जिम ज्वाइन कर ले, ठीक है, या फिर डंबल वगैरह घर पर ही ले आए, रनिंग करने जाएं, ठीक है, तो कि उनके बाइसेप्स में थोड़ी जान आए। बाइसेप्स में जान होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा, जब टाइगर लीग कोई मोटा इंसान ट्राई कर रहा होता है तो उसके हाथों में ग्रिप नहीं बनती है, ठीक है, वो पूरा स्लाइड होते हुए आता है, जिसकी वजह से रोप बर्न हो जाते हैं उनके हाथों में, पूरे हाथ कट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने नहीं करना है, फिर वो बाकी ऑब्स्टेकल्स भी अटेंड नहीं कर पाता ठीक से। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपने 1.5-2 महीने पहले रनिंग करनी है अच्छे से, ठीक है, ताकि आपका स्टेमिना इंक्रीज हो पाए और स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी हो पाए, ठीक है। एक एसएसबी कैंडिडेट है, फिट तो होना चाहिए यार, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हो, ऑफिसर बनना चाह रहे हो, तो फिट तो होना चाहिए इंसान, ठीक है, तो इस पर गौर कीजिए। स्नेक रेस भी ऐसी है, स्टेमिना नहीं होगा, ठीक है, मोटे बंदे को चढ़ाना थोड़ा वॉल पे बहुत मुश्किल हो जाता है, जो वॉल होती है, जो सारा ग्रुप क्लाइंब करता है उसको, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेंटल स्टैमिना। मेंटल स्टैमिना दोस्तों 4 जगह पर टेस्ट होता है एसएसबी में, ठीक है। एक तो हो गया आपका टैट में, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में, ठीक है। एक हो गया आपका वैट में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। एक हो गया आपका पीपीटीटी में, और चौथा आ गया आपका इंटरव्यू में। ठीक है, टैट में आपका आ गया थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। दोस्तों आपने टैट में देखा होगा कि जब जो वो लगातार स्लाइड्स करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक 12 स्लाइड्स, वो क्यों करते हैं? वो आपका एक्चुअल रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं, ठीक है। जो असेसर्स हैं वो आपका एक्चुअल रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको टाइम लिमिट के स्ट्रेस में रखा तो आपको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप वही लिखेंगे जो आपके दिमाग में पहले स्ट्राइक करेगा, ये बात आपने जान लेनी है, ठीक है। आपने वही लिखना है, कोई रटा हुआ नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ज़्यादातर कोचिंग वाले यही सिखाते हैं, 15-20 स्लाइड दे देंगे, ठीक है, हर रोज उन्हीं को रटो, हर रोज वो 50-60 हो जाती हैं स्लाइड इकट्ठे, उनको रटते रहो, जो भी पिक्चर आए आपने वही स्टोरी लिखनी है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो मिनट में पहचान लेते हैं बंदा कोच्ड है या फिर इन्हें रट्टा मारा हुआ है स्टोरीज का, ठीक है। 20-20 साल हुए होते हैं एसएसएस को यार इसी चीज़ में, तो फुद्दू बनाने वाला तो काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, आप उन्हें फुद्दू नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमने प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। आप बुक्स लीजिए एसएसबी के लिए, बहुत बुक्स है, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा, बोलो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं उनका भी। तो आप ऐसे मत कीजिए ना, या अपने ब्लॉग का डाल दूंगा मैं, वो ज़्यादा बेटर है। आप मेरे ब्लॉग से, मैं आंसर नहीं दूंगा स्टोरीज का, आप पिक्चर देखिए, अपने आप आंसर देखिए, स्टोरी मत पढ़िए यार। स्टोरी पढ़ोगे तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसके पीआईक्यू से मैच होता है, वो आपके पीआईक्यू से ज़रूरी नहीं है वो मैच होता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी से ज़रूरी नहीं है वो मैच होता है उसके रिस्पॉन्सेज। तो आपने अपने रिस्पॉन्सेज लिखे हैं जेन्युइन, जो आपके दिमाग में उस समय स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि जो तुम स्टोरी लिख रहे हो ना, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो तुम हो, खुद मेन कैरेक्टर हो तुम, और तुम एक्चुअल में वैसे ही करोगे, ठीक है, अगर आपको सिचुएशन में रखा जाए। फिर वैट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें भी वही है, लोग रट लेते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सेज रटने नहीं है, कभी कोई सेंटेंस रटना नहीं है वैट में भी, अपना एक्चुअल सेंटेंस लिखना है, प्रैक्टिस करो। कई बार एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट बड़े चालाक होते हैं, वो एक वर्ड को 2 बार भी दे देते हैं, जैसे बर्न दे दिया सेकंड नंबर पे, बर्न दे दिया दोबारा 20 नंबर पे, ठीक है। तो वो वाला काम करते हैं बच्चे, जिसने रटा हुआ है वो तो 2 बार सेम सेंटेंस लिख देता है, यहीं पकड़े जाते हैं वो, ठीक है। फिर लैक ऑफ इमेजिनेशन की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैट में भी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं। घर पे बैठ के आपने उसी टाइम लिमिट के स्ट्रेस के अंदर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। वैट हो गया आपका, फिर पीपीडीटी, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, पीपीडीटी और टैट। पीपीडीटी में भी सेम जुगाड़, ठीक है ना, उसमें भी आपको स्टोरी, पर यहाँ थोड़ा स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक ही पिक्चर है, इधर 12 पिक्चर है, स्ट्रेस लेवल फिर इधर क्यों हाई है? इधर इसलिए हाई है क्योंकि बच्चों में डर होता है यार 90% तो पहले दिन ही निकल जाने, अगर हमने अच्छी स्टोरी नहीं लिखी
अच्छे वर्ड्स नहीं यूज़ करे स्टोरी में तो हम पहले दिन ही निकल जाएंगे। यहाँ वो गलती करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने आपकी इंग्लिश नहीं लिखनी देखनी वहाँ पर, किसी ने आपकी ग्रामर नहीं देखनी वहाँ पर, ठीक है। आपका मतलब पहुँच जाना चाहिए, जो आप समझाना चाह रहे हो ना एसेसर्स को, वो समझ जाना चाहिए, ठीक है। आपने अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स लिखना है, ठीक है। और कई लोग सोचते हैं कोचिंग में, आपको मैं बताता हूँ क्या बताते हैं वो। कोचिंग में बताते हैं कि ये जो 15 है ना, इसमें ऐसी छाप लो, रामू हैज अ ग्रेट स्टेमिना, रामू हैज ग्रेट करेज, रामू इज फुल ऑफ लाइवलीनेस। ये ना, ये गलती आपने भी बिल्कुल भी नहीं यूज करनी, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव आपने नहीं यूज करना। ये आप स्टार बना के, नोट बना के, कहीं भी अपनी जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, एडजेक्टिव पे कांटा लगा देना अपने स्टोरी पे। कहीं भी ये वर्ड ना आ जाए गलती से आपकी स्टोरी में, ठीक है। फुद्दू नहीं बनाना उसको। उसको ऐसे दिखाओ कि आपकी स्टोरी पढ़ के समझ आ जाए कि राम हैज ग्रेट स्टेमिना, पर ये नहीं लिखना, सेंटेंस नहीं लिखना ये राम हैज ग्रेट स्टेमिना। उसकी स्टोरी को ऐसा बनाओ अपनी कि उसमें स्टोरी में से खुद ही निकले ये OLQs, खुद ही निकले ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। आपने ऐसी स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये इसमें से घुसेड़ दिए, ठीक है। ये PPT हो गया। ये आ गया आपका लास्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू में दोस्तों आपका मेंटल स्ट्रेस ऐसे चेक होता है कि आपने लोगों से सुना होगा इंटरव्यू में कि जो इंटरव्यूअर होता है वो रैपिड फायर राउंड खेलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऐसी नाम दे दिया गया है रैपिड फायर राउंड। वो क्या करता है, इंटरव्यूअर आपसे 15 से 20 क्वेश्चन लगातार पूछ लेता है आपकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। वो आपको इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको मेंटल स्ट्रेस आपको देना चाहता है वो, ठीक है, टाइम लिमिट में, कि आप जल्दी से जल्दी वो 20 क्वेश्चन मेरे को सीक्वेंस में बताओ उसके आंसर, ठीक है, सीक्वेंस में आंसर दो। तो वो इसलिए करता है क्योंकि एक ऑफिसर वो देखना चाहता है कि ऑफिसर की थिंकिंग पावर अच्छी है या नहीं है, मतलब इस कैंडिडेट की जिसको हम ऑफिसर बनाना चाहते हैं उसकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, उसकी याददाश्त अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको वो भी नॉर्मल है। अगर आप 15 में से 10 आंसर भी देते हो, ठीक देते हो, और बाद में सर को बोलते हो सर मेरे 5 रह गए, ठीक है, आप रिपीट कर दो ये, तो वो रिपीट आपको डेफिनेटली करेगा, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है यहाँ पर आपका। लेकिन हाँ, अगर आप चालाकी खेलोगे, 20 क्वेश्चन पूछे उसने, आपने 15 ही दिए और चुप करके बैठ गए, ठीक है, आपको पता है कि आपने 5 क्वेश्चन नहीं दिए, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, और आपने पूछे भी नहीं, तो यहाँ आपका नेगेटिव पॉइंट जाएगा। तो आपने दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हाँ, अगर आप भूल चुके हो तो आप पूछिए जरूर, ठीक है, इंटरव्यूअर से, वो आपको पक्का 110% आंसर दे, ठीक है। तो ये थी आपकी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ठीक है दोस्तों। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी। अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए